Meet teaching time Google Chrome row. Meet teaching time camera button admit. Kushi Gupta, outside Bogan. Speech mode off. गर्ल्स निकाल लो सब लोग, सना ने बता दिया है पेज नंबर, तो आप लोग तो स्पीडली निकाल सकते हो, है ना। सब निकाल लो और अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि पंक्चुअल लड़कियां आ चुकी हैं। बाकी तो ऐसा आते ही रहेंगे, जब तक मुझे लेना है लेती रहूंगी, और जब नहीं लेना होगा तो नहीं भी लूंगी। Speech mode beeps. तो सना आप रेडी हो? यस मैम। ठीक है, तो जब तक आप शब्दार्थ भी ढूंढ लो और मैं थोड़ा सा कुछ बताती हूँ। थोड़ा ही बताने की जरूरत है, क्योंकि पहले हम निराला की एक कविता संध्या सुंदरी पढ़ चुके हैं और हम निराला के जीवन के बारे में बात कर चुके हैं। अब हमें ज्यादा तो उनकी कविताओं पर ही फोकस करना है। आप सबको याद होगा कि मैंने बताया था आपको कि निराला एक ऐसे कवि हैं जो अपनी काव्य कला में निराले हैं, और इसी कारण उन्हें निराला कहा गया है। जब वे छायावादी कविता लिखते हैं तो घोर छायावादी हैं। आपने देखा संध्या सुंदरी का किस तरह उन्होंने मानवीयकरण किया। पूरी की पूरी कविता मानवीयकरण अलंकार से युक्त थी। कैसे उन्होंने प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण किया, वो वातावरण जिसे आप आंखों से नहीं देख सकते, उन्होंने एक मानवीय रूप में आपको दिखाया, बिल्कुल प्रसाद की तरह, है ना। लेकिन जब उन्होंने प्रगतिवादी कविताएं लिखी तो वो भी जमीन से जुड़ी हुई बड़े कमाल की कविता हुई, साबित हुई। तो बादल राग एक ऐसी कविता है, मैं कुछ एंट्रियां दे रही थी। बादल राग एक ऐसी कविता है जो मार्क्सवादी विचारधारा को पोषित करती है, प्रतिनिधित्व करती है, और वो बताती है कि जब शोषकों का शोषण, शोषकों का आतंक शोषितों पर बढ़ जाता है, तब एक दिन कैसे क्रांति होती है। वही शोषित वर्ग, वही श्रमित वर्ग कैसे हथियार उठा लेता है जब, तो वो आतंक के अड्डे खुद ब खुद कैसे ढह जाते हैं, और वो आतंक को, शोषण को बढ़ावा देने वाले किस तरह कांपते हैं, किस तरह छुपते हैं। ये सब इस कविता में हम देखेंगे। कमाल की बात ये होगी कि इसमें भी कवि ने एक तरह से जैसे छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण किया है, इसी प्रकार यहाँ पर भी प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है। छायावाद और प्रगतिवाद दोनों का किस तरह से यहाँ दर्शन हो रहा है। सूक्ष्म नहीं, बल्कि कहना चाहिए प्राकृतिक चीजों को कैसे मानवीकरण के द्वारा वे समाज के धरातल पर जो घटने वाली घटनाएं हैं उनको दिखाते हैं। जैसे उनकी कविता वह तोड़ती पत्थर है, तो वो कविता बिल्कुल जमीन पर प्रत्यक्ष मानव द्वारा घटती हुई कविता है, जो घट रही थी, आज भी घट रही है। लेकिन बादल राग छायावाद और इस प्रगतिवाद के दोनों ही जो काव्य विशेषताएं हैं वो देखने को मिलती हैं। जहाँ एक और प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है,
वहीं दूसरी ओर जिस तरह प्रकृति में क्रांति आती है, कुछ विध्वंस होता है, कुछ टूट जाता है, ढह जाता है और कुछ अंकुरित हो जाता है, पल्लवित हो जाता है, पुष्पित हो जाता है, उन्नत होता है, विकास करता है। कुछ इसी तरह से ये कविता समाज में भी ये सब होता है, उसको दर्शाती है प्रकृति के माध्यम से। तो आपको ध्यान ये देना है कि कैसे कमाल की ये कविता है निराला की। और निराला की कविता पढ़ने में आसान हो सकती है और पढ़ाने में भी आसान हो सकती है, लेकिन अध्ययन करके गुणन मनन करने में और उनकी विचार को समझने में, समझ करके उसको व्यवहार में अपनाने की स्तर तक समझने में जब हम समझेंगे तो ये काफी गूढ़ अर्थ लिए होते हैं और बहुत ध्यान से इसको समझने और चिंतन करने की जरूरत होती है। समझने में आसान है लेकिन चिंतन करने में काफी विस्तार लिए हुए कविता है। तो अब हम कविता पढ़ते हैं। शब्दार्थ मिल गए हैं सना? सना, आप सुन रहे हो मुझे? यस मैम। आप तो मेन स्क्रीन पर ही रहो, जैसे पहले थी ना मेन पर, तो तुम्हें मेन पर देख करके ही मैंने कहा था, तो आप मेन स्क्रीन पर रहो और माइक ऑफ मत करो क्योंकि तुमसे ज्यादा बातचीत होगी, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो, है ना। गर्ल्स सब लोगों ने निकाल लिया है ना? अपना मिलाते जाना साथ साथ, ठीक है? बेशक रिस्पॉन्ड नहीं करो, लेकिन सबको मिलानी है कविता और सबको साथ साथ अपने शब्दों के अर्थों पर ध्यान देना है। अगर आपका जल्दी माइक ऑन नहीं होता है और आपको कुछ पूछना है तो आप रेस हैंड कर दो। हैंड रेस जब करोगे तो सना मुझे खुद ही देख के बता देगी कि कोई कुछ पूछना चाहता है मैम, और फिर मैं रुक जाऊंगी। आप पूछ लेना जो कुछ, जिसको जहाँ कोई डिफिकल्टी लग रही हो मेरे बताने के बाद भी, क्योंकि मैं पहले ही बता रही हूँ कि ये दोनों विशेषताओं को लिए हुए कविता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि कठिन कविता है, बहुत रोचक कविता है, कठिन नहीं है, पर चिंतन इसमें जितना भी किया जाए और चिंतन करके उसके विस्तार को जितना ही समझा जाए वो कम होगा। उसमें मैं अपने आप को भी गिनती हूँ, है ना। तो आप सबको, ऑनर्स के विद्यार्थियों की बात है, बहुत ध्यान से पढ़ना भी है और उसका चिंतन मनन करना है। जो चीजें ऑन द स्पॉट अभी कठिन लग रही हो तो अभी उन्हें सॉर्ट आउट कीजिए। ओके, हाँ सना, शब्दार्थ मिल गए हैं? यस मैम। ठीक है, एक बार शब्दार्थ पढ़ दो। हाँ बोलो मैम। मैम बर्थडे कविता पूरी नहीं हुई थी नेक्स्ट क्लास में। वो आप अपने आप पढ़ेंगे। ओके। हाँ, वो मैं पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि जो कविता में आप लोग डिस्टर्ब करेंगे वो कविता आप खुद पढ़ेंगे, मैं आगे पढ़ाऊंगी। मैम अब कौन सी पढ़नी है, क्योंकि मैंने तो वही निकाली हुई है जो पिछली क्लास में रह गई थी। मतलब अब आप जितनी बार, अगर अभी थोड़े आधा घंटे बाद फिर कोई एंट्री लेगा तो मैं शुरू से कहाँ तक बताती रहूंगी। आपस में मैसेज कर दीजिए और कविता को आगे पढ़ाएंगे हम। इतना टाइम नहीं है कि मैं 15-20 मिनट बोलने के बाद फिर वही सब कुछ शुरू करूं। तो आप आपस में मैसेज करके बता दो कि कौन सी कविता पढ़ रहे हैं हम और कौन सा पेज नंबर निकालना है। सना, आप शब्दार्थ शुरू करो। इसीलिए जल्दी आने के लिए, टाइम पे आने के लिए बोला जाता है। सना पढ़ना शुरू करो। यस मैम। मैम संध्या सुंदरी के। गर्ल्स, मैं फिर क्लास ऑफ कर दूंगी, इतना ध्यान रखना। Speech मेरा mode कुछ talk. नहीं जाता, मैं लिख के दे दूंगी कि ये लड़कियां नहीं पढ़ना चाहती, ना टाइम से आती हैं, बार बार फिर मुझे, मैं वही चीज कितनी बार बताती रहूंगी। 9:16. इस समय टाइम क्या हो रहा है मैंने तो देख लिया है, तुम जरा ईमानदारी से बताओ। Button admit. क्या Ria टाइम हो रहा Rao. है? Outside Bogani Nivdida. 9:15 से ज्यादा हो रहा है। यस मैम। और आपको 9 बजने में 10 मिनट पहले मैंने बोल रखा है कि आपको आना है। अब मैं जो 10 मिनट से बोले जा रही हूँ तो मैं फिर वही सब कुछ दोहराऊं। अभी तक आपको ये नहीं पता हम क्या पढ़ रहे हैं।
प्लीज पढ़ने दीजिए, टाइम नहीं है मेरे पास फालतू। सना शुरू करो। यस मैम। बादल राग Speech mode थे। off. मैम इसके हम Speech शब्दार्थ mode पढ़ने beeps. वाले हैं। तीर्थी, तीर्थी का अर्थ होता है तैरती। तैरती, समी तैरती, तैरना तो जानते हो ना। यस मैम। हाँ, समीर, समीर का अर्थ होता है सागर। वायु रूपी, वायु रूपी अर्थात सागर। निर्दय, निर्दय का अर्थ होता है हृदयहीन। विपल्ब, इसका अर्थ होता है संघर्ष अथवा युद्ध। विप्लव होगा। विप्लव। हाँ, रणतरी, इसका अर्थ होता है संघर्ष का माहौल, वातावरण। इसका एक अर्थ आकांक्षाएं, और होता है युद्ध भूमि। रण, रण क्या होता है? युद्ध। तरी, जहां पर युद्ध हो रहा हो, युद्ध का मैदान। ठीक है, आगे। इसमें आकांक्षाएं, इसका अर्थ होता है आकांक्षाएं, उम्मीदें। मेरी गर्जन, बादलों का गर्जन और उसके द्वारा संघर्ष के आह्वान का संकेत। दूसरा अर्थ है इसका युद्ध से पूर्व बजाने नहीं, युद्ध से पूर्व बजने वाला वाद्य। एक सजग, सना, ये वाला रिपीट करना। युद्ध से पूर्व बजने वाला वाद्य का क्या लिखा था? मेरी गर्जन। मेरी गर्जन नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से भेरी गर्जन होना चाहिए। मेरी लिखा हुआ है। चलो आगे देख लेंगे, कविता में भी तो प्रयुक्त किया गया होगा, है ना। मैंने इसीलिए दोबारा पूछा कि भेरी गर्जन होना चाहिए मेरे ख्याल से। आगे। सजग जीवन होना, सजग का अर्थ है जीवंत होना। दूसरा अर्थ है जाग जाना। सावधान होना भी होता है। सुप्त अंकुर, इसका अर्थ है सोए हुए भाव। उर का अर्थ है हृदय। वज्र हुंकार, इसका अर्थ है कठोर स्वर। शापित, इसका अर्थ है थके हुए और दूसरा अर्थ है प्रभावित। शत विशत, इसका अर्थ है घायल। स्पर्धा, अर्थ है इसका प्रतियोगी। दूसरा अर्थ है सामना करने की सामर्थ्य। गगन स्पर्शी, इसका अर्थ है अत्यंत ऊंचा। लघु भार, अर्थ है इसका कम वजन। दूसरा अर्थ है जिम्मेदारी। अट्टालिका, अर्थ है इसका ऊंची चोटी। आतंक भवन, इसका अर्थ है भय का केंद्र। केंद्र, भय का केंद्र। यस मैम, केंद्र। केंद्र बोलते हैं। के करके केंद्र। केंद्र। हाँ। पंख, पंख का अर्थ होता है कीचड़। पंख नहीं है, पंख है। पंख, का खा नहीं लगाओ, का। पंख, हाँ का। हाँ हाँ। कीचड़। शूद्र, इसका अर्थ होता है बेचारा। शूद्र नहीं, क्षुद्र, छोटा ऊ लगा होगा। मैम वो जो श्रेय षटकोण वो होता है ना, श्रेय क्षत्रिय वाला, वही वाला होगा, लेकिन उसमें छोटे ऊ की मात्रा होगी। यस मैम। हाँ, आप शूद्र बोल रहे हो, बड़ा ऊ लगा रहे हो, है ना। तो क्षुद्र है, क्षुद्र मतलब छोटा या बेकार है, ऐसे जब। शूद्र, बेचारा। रुद्र, रुद्र का अर्थ है अवरोध पूर्ण। शुद्ध, निराशा। तोष का अर्थ है संतोष। आतंक और अंक, इसका अर्थ है भय पैदा करने वाला या भय पैदा करने वाले। त्रस्त, इसका अर्थ होता है प्रभावित या हारे हुए। जीर्ण बाहु, इसका अर्थ है कमजोर बाहें। शीर्ण शरीर, इसका अर्थ होता है कमजोर शरीर। अधीर, इसका अर्थ है व्याकुल, हाड़। हड्डियों का ढांचा। सार, इसका अर्थ होता है शक्ति अथवा रस। आधार, इसका अर्थ है सहारा। यस मैम, हो गए, सारे हो गए।
अब आप थोड़ा Yes, थोड़ा ma'am. पढ़ोगे, जैसा कि आपको मालूम है। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़वाती हूँ ताकि पूरे शब्दों के बारे में बात की जा सके। तो एक लाइन पहले पढ़ो, अगर एक लाइन बड़ी लगेगी तो मैं फिर बोलूँगी आधी लाइन पढ़ने के लिए, और अगर एक एक लाइन को कवर कर सकूँगी तो एक एक लाइन। तो सबसे पहले तो मैं शीर्षक की बात कर लेती हूँ। इस कविता का नाम ही है बादल राग। तो बादल, आप जानते हैं कि बादलों से लगाव किसानों को, और किसानों को ही नहीं, ये देश कृषि प्रधान है, सबको बादलों से लगाव होता है। सब चाहते हैं कि वर्षा हो, अच्छी वर्षा हो, चाहे भले ही जहाँ पर बाढ़ भी आती है वो भी ये नहीं चाहते वर्षा ना हो। हाँ, ये जरूर चाहते हैं कि बाढ़ ना आए, लेकिन वर्षा तो सब चाहते हैं। हाँ, आजकल के शहरी लोग जिनको पता नहीं है कैसे अन्न उगाना है, कैसे फल सब्जियां उगानी है, सिर्फ पैसा उनके पास है, फटाक से पैसा देते हैं और उन्हें सब कुछ मिल जाता है, तो उसमें भी 10-20% ऐसे मूर्ख लोग पैदा हो गए हैं कि जिनको चिंता रहती है कि मैंने तो 5,000 का जूता पहन रखा है, ये खराब हो जाता है, और मेरी गाड़ी खराब हो जाती है, मेरा क्रीम पाउडर खराब हो जाता है, मेरी ड्राई क्लीन वाली साड़ी खराब हो जाती है, और वो नहीं चाहते कि बारिश हो। तो वो अलग बात है। लेकिन हम सबको बादलों से राग होता है और हम कभी नहीं चाहते कि बारिश ना हो। हर मौसम में एक उचित मात्रा की बारिश हमें अच्छी लगती है, लेकिन जब प्रकृति अपना कोप दिखाती है और बारिश मूसलाधार होती है, आंधी तूफान आते हैं, तो किस तरह से प्रकृति में उथल पुथल मच जाती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि प्रकृति के साथ हम मनुष्य छेड़छाड़ करते रहते हैं, उसका दोहन करते रहते हैं, उसका दोहन करके अपने हितों के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। उसकी समृद्धि और उसके विकास के लिए हम उतना काम नहीं करते हैं, इसीलिए ये सब कुछ होता है। तो ये एक प्रतीक है। उसी तरह से समाज में जब जो सैनिक हैं, सॉरी, श्रमिक हैं या छोटे किसान हैं, उन सबके साथ जब अन्याय अत्याचार पूंजीपतियों द्वारा होता रहता है, तो एक दिन वो कैसे विप्लव करते हैं, बिल्कुल बादल की तरह। और फिर कैसे सब कुछ छिन्न भिन्न होता है, ये सभी इस कविता में हम पढ़ने और समझने वाले हैं। ठीक है, पढ़ो सना। Yes, ma'am. तीरती है समीर सागर पर, तीरती है समीर सागर पर। समीर देखो, समुद्र भी होता है और समीर वायु को भी कहा जाता है। तो वैसे समीर वायु को ही कहा जाता है, यहाँ समीर सागर कह दिया ना, इसलिए वायु रूपी सागर रूपक अलंकार है। तीरती है समीर सागर पर, तो समीर जो कौन तीरता है, तीरती है समीर सागर पर। अभी सिर्फ इस बात की सूचना मिली है कि समुद्र रूपी सागर पर तैर रहे हैं। अब कौन तैर रहे हैं हम आगे देखेंगे, पढ़ो। अस्थिर सुख पर दुख की छाया। क्या तपती? अस्थिर सुख पर दुख की छाया। अस्थिर सुख पर दुख की छाया। देखो, सुख जो होता है वो अस्थिर होता है। आप कहते नहीं, सुख थोड़ी देर के लिए आता है फिर चला जाता है, हालांकि दुख भी जाता है, दुख सुख दोनों आते जाते रहते हैं, लेकिन सुख के क्षण बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए हमें ये लगता है कि अरे अभी तो मिला था और वो क्यों चला गया, उसको नहीं जाना चाहिए था। जबकि दुख हमें अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा लगता है कि दुख तो बैठ गया है स्थिर होकर के, ये जा ही नहीं रहा, तो इसलिए दुख को स्थिर कहा समझा गया और सुख को अस्थिर। तो अस्थिर सुख की जो दुख रूपी छाया अस्थिर रूपी सुख में तैर रही है। एक तरह से इन्होंने जो प्रकृति में अब जो समुद्र रूपी समीर आ रहा है, तो जो सुख था प्रकृति का, उसमें दुख की छाया तैरने लगी। कैसे?
मान लीजिए बहुत तेज से आंधी तूफान आ रहा है, तो हमें दिखाई तो उस समय नहीं देता कि क्या क्या त्राही हो जाएगा, क्या क्या नष्ट हो जाएगा, कितने पेड़ गिर जाएंगे, कितने फलों का नुकसान हो जाएगा, उसके आसपास कोई होगा तो उनके प्राणों का संकट हो सकता है, जान भी जा सकती है, घायल हो सकते हैं, कोई घर को नुकसान हो जाए, कितना नुकसान क्या क्या हो सकता है ये हम नहीं जानते, पर हमें अनुमान लगने लगता है कि बहुत तेज तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, तो एक दुख की छाया दिखाई देने लगती है। यस या नो? गलत समझ रहे हो? है ना? इसी प्रकार से समाज में जब अन्याय अत्याचार बढ़ने लगता है और लोग विरोध करने लगते हैं, मुंह खोलने लगते हैं, जगह जगह घटनाएं दुर्घटनाएं घटने लगती हैं, तो अमीरों के जो महल हैं, अट्टालिकाएं हैं, वो सब सुरक्षित तो होते हैं, वो सुखी भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उन्हें भी लगने लगता है कि अब कुछ ऐसी आहट मिल रही है कि कुछ हो ना जाए, है ना? ऐसा लगने लगता है, सरकारों तक को लगने लगता है, तभी ना वो कभी कर्फ्यू लगाते हैं, मिलिट्री लगाते हैं, पुलिस तो सबसे पहले लगाते हैं, तो ये सब होने लगता है। ये दोनों स्तर पर आपको साथ साथ देखते हुए चलना है कि कैसे प्रकृति में घटनाएं घटती हैं और वही प्रकृति की घटनाएं कैसे समाज में भी घटती हैं। आगे, जग के दुग्ध हृदय पर, जग के दग्ध हृदय पर। अब ये जो समीर चलनी शुरू हुई है, जो एक बड़ी तेजी से जो हवा आ रही है, समीर, वो कब आती है? जब ग्रीष्म ऋतु आ जाती है और काफी तपती है जमीन, है ना, तब हवा के दबाव बनते हैं और वो दबाव बनते बनते सागर तक पहुंचते हैं, और सागर में जब भाप बनकर पानियों बादल ऊपर उठते हैं तो फिर वही हवाएं लेकर आती हैं ना, तो पृथ्वी जो तपती है तो वो दग्ध हृदय को सिंचित करने के लिए, उसको शीतल करने के लिए, उसकी प्यास बुझाने के लिए, ये सब दग्ध हृदय की प्यास बुझाने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसी प्रकार जो गरीब शोषित है, जो जन्मों जन्मों से उसको, जन्मों से ना सही तो सैकड़ों सालों से, कई सालों से जो उसको दबाया सताया जा रहा है और उसके श्रम का दुरुपयोग करके पूंजीपति अपने को बढ़ाता जा रहा है, वो उस तो वो शोषित हृदय के दग्ध हृदयों को अब शांत करने के लिए, अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए क्रांति का बीज धीरे धीरे सबके हृदयों में फूट रहा है। आगे, निर्दय विप्लव की प्लावित माया, निर्दय विप्लव प्लाव की माया। जो विप्लव है, क्रांति है, विप्लव क्रांति, जो विप्लव है, जो क्रांति है, वो निर्दय ही होती है, ज्यादातर, हमेशा होती है ये नहीं हम कहेंगे, लेकिन ज्यादातर निर्दय ही होती है। क्योंकि क्या होता है, जब प्रकृति में विप्लव आता है, अगर किसी प्राकृतिक कोई आपदा आती है तो निर्दय ही होती है। अगर तूफान बहुत ही वेग से आ जाए तो सब कुछ तोड़ता उखाड़ता पछाड़ता चलता है, वो ये थोड़ी देखता है कि कौन मर रहा है, कोई बूढ़ा है बेचारा, बच्चा है, या उस वो घर का अकेला है, ये कौन देखता है? प्रकृति नहीं देखती है। मतलब हम इसको छोड़ भी दें तो पेड़ पौधों को भी वो नहीं देखती, कौन पेड़ जड़ से उखड़ जाएगा, कि कौन टूट कर गिर जाएगा, कौन जीव जंतु मर जाएगा, पक्षियों की घोंसले उजड़ जाएंगे, ये सब तो नहीं देखते। इसी तरह जब बाढ़ आती है तो क्या क्या उसके वेग में बहकर जलमग्न हो जाएगा, नहीं देखते। जब वेग किसी चीज का उठता है तो वो निर्दय होता है। इसी प्रकार अगर जनसमूह का बहुत बड़ा हिस्सा क्रोधित हो जाए तो क्रोध में कई बार उसको ये भी नहीं पता चलता, जब वो आतंक के अड्डों का नाश करने जाता है तो उसमें कई बार उसके भाई बंधु भी
उसी में विलीन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनके प्राणों का अंत हो जाता है। क्योंकि जब विप्लव होता है, जब क्रांति होती है, तो वो एक प्राकृतिक वेग की तरह, एक प्राकृतिक आपदा की तरह होती है और वो निर्दय होती है। निर्दय इसलिए होती है कि उस समय दया भाव नहीं होता। जब वेग होता है किसी चीज का कि ये तो कर ही देना है या अब हो ही जाएगा, तो वो जो कुछ उसके मार्ग में आता है वो नष्ट करता हुआ चला जाता है। तो विप्लव निर्दय होता है। जो विप्लव की माया है, जो उसका प्रभाव है, वो हमेशा इसी तरह का होता है कि जिसमें सब कुछ लगभग जो कुछ उसके रास्ते में आता है वो समाप्त होता हुआ, नष्ट होता हुआ होता जाता है। समाप्त या नष्ट हो जाता है। कुछ समाप्त हो जाता है, कुछ नष्ट हो जाता है। यह तेरी रणतरी और ये है तेरी रणतरी। तो उस ये क्या हो जाता है, बिल्कुल रणतरी की तरह। जैसे जब युद्ध होते हैं तो युद्ध में जन धन, फसलें, नदियां, तालाब, ना जाने क्या क्या प्रभावित होता है। क्योंकि दोनों ही पक्ष, एक दुश्मन पक्ष जो जबरदस्ती लड़ रहा है, चढ़कर आ गया है अधिकारों को छीनने के लिए, राज्य हड़पने के लिए, और एक वो पक्ष जो अपनी सुरक्षा के लिए कि हम किसी के अधीन नहीं होंगे, दोनों ही पूरी बेदर्दी से मार काट करते हैं। तो उसमें सब कुछ नष्ट होता है। और इसके बाद विजेता कोई भी रहे, चाहे हमला करने वाला विजेता रहे, चाहे जिस पर हमला हुआ था वो विजेता रहे, लेकिन विजय के बाद भले खुशियां मनाई जाएं, पर देखा जाता है बाद में कि क्या क्या नष्ट हो गया। मैं जिनके अभी नाम ले चुकी हूँ, है ना। तो इसी प्रकार जब विप्लव होता है तो वो विप्लव के बाद एक रणतरी से वो जगह जो प्रभाव में आई थी, रणतरी के समान होती है। उसमें भी जन धन, प्रकृति, बहुत कुछ नष्ट ध्वस्त हो जाता है। किसी को भी कहीं कोई डिफिकल्टी हो तो रेस हैंड करके पूछ लेना, नहीं तो मैं आगे बढ़ते जाऊंगी, क्योंकि पूछने में टाइम वेस्ट होता है ना। और जैसे आप तो फिर माइक ऑन करके कोई एक आध लड़की बोलेगी, दूसरा सोचेगा चलो ये बोल जाएगा तब मैं वहाँ काम बन जाएगा, तो इस तरह से टाइम वेस्ट होता है। तो मैं इसीलिए नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन जिसको जो कुछ पूछना हो आप हैंड रेस करना और पूछ लेना। आगे। भरी आकांक्षाओं से। क्या भरी आकांक्षाओं से? यस मैम। आकांक्षाएं तो भरी ही होती हैं। जब चाहे प्राकृतिक विप्लव जब आता है तो आपने पहले ही पढ़ा है कि दग्ध हृदय की प्यास बुझाने के लिए, दग्ध हृदय को शीतल करने के लिए, मतलब धरती के ताप को शीतल करने के लिए, उसकी प्यास को बुझाने के लिए विप्लव होता है। इसी प्रकार जब श्रमिक वर्ग विप्लव करता है तो उसे भी पता होता है, उसकी भी आकांक्षाएं होती हैं कि अगर विप्लव होगा तो उनकी जो वो अधिकार जो वो समझते हैं उन्हें मिलने चाहिए, वो मिलेंगे। तो एक आकांक्षा, एक अभिलाषा होती है। हम प्रकृति में बादल से राग क्यों करते हैं? हमारे हृदय में आकांक्षा है, बादल आएंगे, बरसेंगे तो नदियां भी भरेंगी, तालाब भरेंगे, खेत सिंच जाएंगे, वातावरण में जो एक आग सी जल रही है वो तपन समाप्त हो जाएगी। तो आकांक्षा तो होती है ना बादलों से भी, लेकिन हो सकता है वही बादल इसके बजाय विप्लव करें। तो विप्लव भी जब होता है, प्रकृति जब विप्लव करती है तो किसी अपने दोहन का एक प्रकोप दिखाती है कि तुम्हें इतना नहीं करना चाहिए था
और अगर तुमने किया है तो ये सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो करके एक बार फिर से प्रकृति नए रूप में सृजित होगी। और यही भावनाएं श्रमिक की भी होती हैं। और ये श्रमिक की जितनी भावनाएं इस रूप में दिखाई जा रही हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये मार्क्सवादी विचारधारा है। मार्क्स कहते हैं कि आपको अगर अपना अधिकार मांगने से नहीं मिलता तो आप हथियार उठाइए और शोषक वर्ग को समाप्त कर दीजिए और जितनी भी संपदा है उस पर, उन निजी संपदाओं पर आप अपना अधिकार कर लीजिए। कोई भी संपदा निजी नहीं होनी चाहिए। मार्क्स के अनुसार जिस तरह आज जैसे अंबानी के कितने सारे जियो मार्ट के स्टोर खुले हैं, टेलीकॉम कंपनियां, बहुत सारी संपत्ति है जो उनके अंडर में है। इसी तरह अदानी का नाम लिया जाता है और बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जिनके पास अरबों की संपत्ति है। तो इसको मार्क्सवाद नहीं पसंद करता। उसका कहना है कि सर्वहारा वर्ग, जो श्रमिक वर्ग है, जो मेहनत करता है, उस पर उसका अधिकार होना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति का होना चाहिए। तो ये कविता भी इसी तरह के विचारों पर आधारित है जो प्रकृति को लक्ष्य करके लिखी गई है। और फिर धीरे धीरे ये कविता समझ में आती है कि किस तरह से दोहरे अर्थ लिए हुए प्रकृति के साथ साथ समाज की बातों को भी रेखांकित कर रही है। बल्कि यही बात है, वो प्रकृति का आधार लेकर के सामाजिक परिस्थितियों को कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहता है। आगे घन भेरी गर्जन से सजग। भेरी है ना? यस मैम, भेरी है। हाँ, मैंने पहले तुम्हें कहा था कि वहां पर गलत लिखा है, यहाँ पर भेरी होना चाहिए। तो आपने जो मेरी पढ़ा था उसको मेरी ना समझें, भेरी समझें। हाँ, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। रणभेरी होगा गर्ल्स। इसमें घन लिखा हुआ है। था लिखा हुआ है। घन। हाँ, घन भेरी भी ठीक है, ठीक है। घन भेरी ही है जब बादल जोर जोर से गरजते हैं और ऐसी मतलब उनके गर्जन से लगता है पता नहीं कहाँ बिजली टूट गई, या सचमुच कभी तो लगता है बिल्कुल आसपास टूट गई, पता नहीं कौन सा पेड़ नष्ट हो गया, क्या हो गया, है ना। तो ये घन भेरी जब बजती है, भेरी युद्ध का वाद्य है, और घन भेरी जब उन्होंने कह दिया तो घन भेरी में रूपक अलंकार है, क्योंकि घन भेरी जो बादल की गर्जना है वो होती है तो किस तरह का संकेत मिलता है। आगे उर में पृथ्वी के आशाओं से। उर में पृथ्वी के आशाओं से, थोड़ा और पढ़ दो। नवजीवन की ऊंचा का, मैम ये नवजीवन की तक कोमा लगा हुआ है। नवजीवन की ऊंचा का सिर, ऊंचा कर सिर। पूरी ये लाइन को पूरा पढ़ो, मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा वर्ड है। मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। उर में पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। अच्छा, अब वहीं से जहां से तुमने पढ़ना शुरू किया था थोड़ी थोड़ी पढ़ो, नहीं तो कुछ मिस हो जाएगा। उर में पृथ्वी के आशाओं से। जो उर होता है हृदय को बोला जाता है। उर मतलब हृदय। अब उर का हृदय कहाँ होता है? अंदर होता है ना शरीर के। तो उसी प्रकार पृथ्वी के अंदर जो बीज हैं वो पृथ्वी के उर में है, हृदय में है।
तो पृथ्वी के उर में आशाओं से, जो पृथ्वी के अंदर अंकुर हैं, अंकुर अभी छुपे हुए हैं, बीज जो छुपे हुए हैं अंकुरित होकर के अभी बाहर नहीं निकले हैं, वे आशाओं से देखते हैं या आशान्वित होते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होगा आगे हम देखेंगे। आगे लाइन पढ़ो। नव जीवन की ऊंचा कर सिर, नव जीवन का ऊंचा कर सिर। उन्हें लग रहा है कि ये बादल आएंगे, बरसेंगे और अब हमें नव जीवन मिलेगा, क्योंकि अंकुर कब फूटता है? जब उसको पानी मिलता है। क्योंकि तपती हुई पृथ्वी पर तो कोई बीज प्रस्फुटित नहीं होता है ना। जब उसको पानी मिलता है वो शीतल होती है, और फिर जाके जब उसमें धूप की गर्मी मिलती है तब जाके अंकुर जो है ना पौधे बनते हैं बाहर निकल करके। तो जो ये अंकुर हैं अभी बाहर नहीं निकले हैं, पृथ्वी के उर में हैं, ये नवजीवन मिलने के लिए आशान्वित हो जाते हैं। ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल, और वो विप्लव के बादलों को ताक रहे हैं। वे चाहते हैं कि विप्लव हो, बादल विप्लव करे, ये विप्लव के बादल आए और आकर के तपती हुई पृथ्वी की तपन को बुझा दें, शीतल कर दें, जितनी प्यास है इस धरती की वो बुझा दें। इसी प्रकार जो बहुत कमजोर, बहुत शोषित है, जो अब मान लो आज के समय में कोई 7-8 हजार, 10,000, 5,000, 6,000 ऐसी जो कमाई करने वाले हैं वो विप्लव करने की ताकत नहीं रखते है ना, पर वो चाहते हैं कि कोई आए और विप्लव करे, जिस हमारे अधिकारों के लिए बोले, हमारे अधिकारों के लिए संघर्ष करे, ताकि हमारे अधिकार हमें मिले, इतना मेहनताना हमें मिले, इतनी संपत्ति पर अधिकार मिले, जिससे हम भी सम्मान का जीवन जिएं, सुख का जीवन जिएं, हमारे परिवार का विकास हो। ये सब वो गरीब वर्ग जो खुद विप्लव नहीं कर पा रहा है वो ये चाहता है। ठीक उसी तरह जैसे जमीन में पड़े हुए, जमीन की उर में पड़े हुए जो बीज हैं वो खुद कोई विप्लव नहीं कर सकते, वो तो जब ही अंकुरित हो करके बाहर निकलेंगे, पौधा बनेंगे, पेड़ बनेंगे, जब बादल विप्लव करे, है ना। तो अगर बादल विप्लव नहीं करेंगे, थोड़ा सा पानी बरसेगा, और थोड़ा पानी जो बरसेगा तो वो क्या होगा कि बाहर जो बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं वो ही उसको चूस लेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे, उनको नहीं मिलेगा। जैसे पूंजीपति अब जो संपत्ति है उस पर पूरा अधिकार किए हुए है, और जितना ही कमजोर व्यक्ति है उसको उतना ही ज्यादा शोषित होना पड़ रहा है। आपने देखा कि कोई व्यक्ति है जो पूरा जीवन गरीबी में काटता है और पूरा जीवन मेहनत भी करता है, फिर भी कर्जे में डूबा हुआ मर जाता है ना। तो इसी तरह से जो बड़े बड़े वृक्ष हैं वो पानी, धूप और उनके हिस्से की धूप भी, क्योंकि जहां पर बड़े बड़े वृक्ष होंगे तो जमीन पर ठीक से धूप नहीं पड़ेगी, पानी भी जैसे ही थोड़ा बहुत सिंचित होगा वो खींच लेंगे, तो अंकुरों को कहाँ मिल पाएगा, वो तो मर जाएंगे, पौधा बनने से पहले ही सूख जाएंगे, मुरझाए जाएंगे, मर जाएंगे। इसी प्रकार जैसे गरीब व्यक्ति, शोषित व्यक्ति और शोषित होता रहता है, जो सबसे कमजोर व्यक्ति है वो विप्लव करने की स्थिति में नहीं है, वो चाहता है कि उनके लिए वो लोग विप्लव करें जो उनके पीड़ा को समझते हैं, उन्हीं के वर्ग के हैं, लेकिन वो थोड़ा ताकतवर हो गए हैं। इसी प्रकार ये अंकुर चाहते हैं कि बादल विप्लव करें, तो ये पेड़ सब ढह जाएं जो उनके हिस्से की धूप और पानी खींच लेते हैं, है ना। और फिर उनको वो धूप, वो पानी मिले और वो भी अंकुरित होकर बाहर निकले, पौधा बने, पेड़ बने। आगे फिर बार बार गर्जन, फिर
बार बार गर्जन। हाँ, तो ग- जिस तरह से बार बार फिर गरजता है ना, तड़कता है, तो पेड़ों को तो डर लगता है। पेड़ जो बड़े बड़े खड़े हैं, क्योंकि उन पर ही सबसे पहले बिजली का प्रभाव होगा अगर गिरेगी तो, क्योंकि वहां अगर कोई पानी धूप खींच रहा है तो वो भी तो खींचेगा, वो भी तो उसी पर जाएगी खींचकर। तो लेकिन उनको डर लग रहा है, वो कांप रहे हैं जैसी तेज हवा में। आप जानते हो पेड़ वेड़ कितनी जोर से हिलते हैं, उखड़ जाने तक की संभावना रहती है, कभी कभी उखड़ भी जाते हैं। लेकिन ये अंकुर जो धरती के नीचे अभी दबे हुए हैं, ये तो खुश होते हैं कि अच्छी बात है हमारे लिए, अगर ये समाप्त हो जाए तो हमारे लिए नया जीवन मिले। और उसी प्रकार समाज में जब बहुत गरीब तबका होता है और ये पूंजीपतियों के घर ढहते हुए दिखाई देते हैं, या यूं लगता है कि कुछ दिन में ढह जाएंगे, कुछ दिन में इन पर अधिकार हो जाएगा हमारे वर्गों का, जो हमारा वर्ग थोड़ा ताकतवर हो गया है, तो उनको अच्छा लगता है। वो परेशान नहीं होते, वो तो खुश होते हैं कि अच्छी बात है ये चीज हो जाए, है ना। इसी प्रकार आगे। वर्षण है मूसलाधार। अब मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। आगे। हृदय थाम लेता संसार। हाँ, सुन सुन भोर। बस इतना ही अभी रहने दो। जब ओके। मूसलाधार, देखो अब मूसलाधार का मतलब एक तो अर्थ ये निकलता है, मूसल जानते हो? मूसल जानते हो कि नहीं जानते हो, ये बताओ। नहीं सब अरे तुम नहीं। जानते होगे, तुम्हारे यहाँ कुछ और बोलते होंगे। अच्छा, वो जानते हो जिससे घर में पहले स्त्रियां धान कूटा करती थी? यस मैम। यस मैम। अब ज्यादा कोई धान ही नहीं कूटता ना, तो क्या पता चलेगा। पहले धान कूटती थी स्त्रियां, ज्वार कूटती थी, पता नहीं क्या क्या चीजें थी। तो एक ओखली होती थी, ओखली जिसको बोलते थे, और मूसल होता था। तो ओखली में भर दिया जो चीज कूटनी है, मान लो जौ है, धान है, ज्वार है, और फिर ऊपर से मूसल से कूटती थी, तो वो दाने अलग हो जाते थे। तो मूसलाधार क्या हो गया, वो ओखली। तो चोट किस पे पड़ती है पूरी तरह से, जो ओखली के अंदर है ना। तो मूसलाधार कहा गया। जैसे बारिश है, उनको मूसलाधार बरस रहा है, उसी से बना। जैसे मूसलों की चोट पड़ रही है, टका टक टका टक। हालांकि टका टक आवाज नहीं होती, क्योंकि अनाज में तो इतनी तेज नहीं होती, लेकिन धम धम तो होता ही है ना। तो जैसे मूसलों की चोट पड़ती है, जब बारिश बहुत तेज होती है, तो तुम देखते होगे कितनी तेज आवाज आती है। और उससे क्या होता है कि कभी कभी कुछ छतें टूट जाती हैं, यहाँ तक कि जो चट्टानें कमजोर होती हैं वो भी टूटती हैं, उसी से तो मिट्टी बनती है। और जो जहाँ पर मिट्टी के ढेर वेर होते हैं वो कट जाते हैं, बहुत तेज अ, पड़ती हैं जब बूंदें, तो उससे चोट भी लगती है धरती को। तो ये सब जो टूट फूट सी होती है ना, इसीलिए मूसलाधार उसको कहा गया। और ऐसी धार मालूम मुंह की तरह बड़ा बड़ा बूंद गिर रहा हो, जो मुंह ही खोल दिया हो, है ना। तो मूसलाधार बारिश होने लग गई है। और आगे क्या था, मूसलाधार बारिश में हृदय थाम लेता हाँ, संसार। हृदय थाम लेता संसार। जब देखा जाए कि मूसलाधार कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो हृदय थाम लेगा जिसका जिसका जीवन संकट में आ रहा है, जिन जिन कारणों से। एक बाढ़ ही कारण नहीं होता, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो किसी की मान लो फसल खड़ी है, वो नष्ट हो जाएगी। किसी का और कुछ इस तरह का कोई धंधा है जो पानी से प्रभावित हो सकता है, तो वो उसके लिए चिंतित होगा। किसी की छत चू रही है या टूटी हुई है, वो उसके लिए होगा। मतलब लोगों की अलग अलग चिंताएं फिर हो जाती हैं, है ना। तो हृदय थाम लेता संसार, कि अब देखो क्या होता है, भगवान तो बहुत मूसलाधार बरसा रहा है। आगे। सुन सुन भोर ब्रज हुंकार। और सुन सुन कर घोर वज्रपात। वज्रपात, वज्र मतलब बिजली, पात मतलब गिरना, जो मैम बिजली। हुंकार। अच्छा, हुंकार है।
यस मैम। क्या हुंकार से पहले क्या है? वज्र हुंकार। यस मैम। पढ़ दो एक बार फिर से। सुन सुन घोर ब्रज हुंकार। ब्रज नहीं, वज्र होगा। वज्र हुंकार। हाँ, सुन सुन घोर। घोर मतलब बहुत कठिन, भयानक। वज्र, वज्र मतलब कठोर। तो बहुत ही भयंकर कठोर हुंकार, सुन सुन करके। अब देखो, जैसे गरजने से कई बार तो तुम देखा होगा कि कई तो पशु चिल्लाने लगते हैं, धरती सी कांप जाती है, लोगों को भी डर लग जाता है उस, क्योंकि ये एक वज्र आवाज और भयंकर आवाज है। घोर वज्र, भयंकर और कठोर भी। तो उसी प्रकार से जब शोषित वर्ग क्रोध में आता है कि चाहे वो खुद भी खत्म हो जाए, तो उसे पता होता है कि सब तो खत्म होंगे नहीं, क्योंकि हम ही लोग हैं जो सबसे अधिक हैं। आप देखोगे कि शोषितों की संख्या 70-80% होती है, और जो शोषक वर्ग होता है, अमीर वर्ग, पूंजीपति वर्ग होता है, वो 10-20% होता है। तो शोषित वर्ग को पता होता है, एक सर्वहारा वर्ग को पता होता है कि उसमें वो भी खत्म हो तो सकता है, लेकिन सब नहीं हो जाएंगे। आखिर हम लोगों को फिर अपने अधिकार भी मिलेंगे। तो पर फिर भी एक दहशत और एक भय व्याप्त ही रहता है कि पता नहीं कौन कौन अब बचेगा और कौन कौन आहुति में चढ़ जाएगा। एक तो ये बात होती है, और दूसरा पूंजीपति वर्ग भी सहम जाता है ये सब कुछ देख करके। आशनी पात से शायद उन्नत शत शत वीर। ये पहला शब्द क्या है, नहीं समझ। आशनी, अश्नी। अश्मी यस मैम। या आशमी? मैम अश्नी। असनी। यस मैम। अच्छा, आगे। असनी। पात से शायद उन्नत शत शत वीर। अश्विनी मतलब बिजली, पात गिरना। अश्विनी पात से शायद क्या शाहिद? मैम, या शायद नहीं, या शुरू में है या से पहले कोई शब्द है? शायद। शायद। यस मैम। शायद। शायद मेरे ख्याल से वो शायद, शायद पूरा क्या है फिर आगे वर्ड? उन्नत शत शत वीर। उन्नत शत शत वीर। मेरे ख्याल से शायद उसके लिए है, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, प्रभावित करने के लिए जैसा, क्योंकि जब अश्वनी पात होगा मतलब बिजली गिरेगी तो प्रभावित कौन होंगे? या तो ऊंचाई के लिए है या प्रभावित होने के लिए है। जो बड़े बड़े पेड़ थे, वृक्ष थे, वो प्रभावित हुए। उससे क्या हुआ कि जो और शायद मेरे ख्याल से सैकड़ों के लिए भी हो सकता है। जैसे शतक होता है ना, तो शत 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 के लिए है शायद, ये जो संधि हो गई है उस तरह से। एक बार देखना जरा शब्दार्थ में है क्या ये अर्थ है। मुझे लग रहा है ये सैकड़ों के लिए है, जैसे असंख्य के लिए अनगिनत शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए है कि जो धरती में असंख्य अंकुर दबे हुए थे वो प्रसन्न हो रहे हैं। वो यूं प्रसन्न हो रहे हैं जैसे वीर हो कि हमारी विजय हो रही है। क्योंकि जब ये अश्वनी पात हुआ तो बड़े बड़े वृक्ष तो ढह गए, और छोटे छोटे जो पौधे थे, चाहे वो छोटे छोटे खड़े हुए पौधे या धरती में दबे हुए अंकुर, वो सब प्रसन्न हुए कि जो हमारे हिस्से की सारी धूप, सारा जल ये लोग ले लेते थे, अब हमको भी मिलेगा। शायद का एक बार देखना शब्दार्थ है क्या, ये अनगिनत के लिए है। मैम नहीं है। नहीं है, पर ये अनगिनत के लिए है, जैसे शत शत बोलते हैं ना, उस तरह से कि शत शत सैकड़ों सैकड़ों,
तो अनगिनत के लिए कि वो सब प्रसन्न होते हैं। शत विशत हत अचल शरीर। अब क्या है, वो सब किस तरह दिख रहे हैं? जो अश्वनी पात से प्रभावित हुए, छत विछत मतलब छिन्न भिन्न, जर्जर हुए, क्योंकि जब बिजली गिरती है तो पेड़ कई बार बीच से भी वो फट जाता है, क्योंकि बिजली तो ऊपर से नीचे तक ऐसे धंसती हुई चली जाती है ना, जलाती हुई सी, फाड़ती हुई सी, उसको नष्ट करती हुई। तो वो सब छत बिछत हो गए हैं, जीर्ण शीर्ण होकर के गिर गए हैं, अब उनमें ताकत नहीं बची, वो तो सब नष्ट हुए से हैं, जैसे अधमरे से हो, घायल हो गए, बिल्कुल घायल युद्ध में, जैसे व्यक्ति किसी का हाथ कट गया, किसी की गर्दन कट गई, किसी के पैर कट गए, सब तड़प रहे हैं रणतरी में, युद्ध भूमि में पड़े हुए, तो वो छत बिछत से ये सब दिख रहे हैं। उसी प्रकार जो पूंजीपति है, जब सर्वहारा वर्ग हथियार उठा करके और इनके महलों को ध्वस्त कर देता है, नष्ट कर देता है, किसी को मार देता है, किसी को घायल कर देता है, तो वो भी इसी तरह दिखते हैं, छत बिछत जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। फिर उनमें वो ताकत, वो सामर्थ्य नहीं रहता जो पहले था कि जैसे चाहा काम कराया, जितना चाहा मेहनताना दिया, कोई बात नहीं माना तो उसको नौकरी से हटा दिया, कोई ज्यादा उस खतरा लगा तो उसको मरवा दिया, वो सारी ताकत फिर गायब हो जाती है। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। और ये जो गगन स्पर्शी स्पर्धा, गगन से स्पर्धा करने वाले, प्रतियोगिता करने वाले गगन स्पर्शी जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, वो सब अब छत बिछत हो करके, जीर्ण शीर्ण हो करके अब भूमि में पड़े हुए हैं, पृथ्वी में पड़े हुए हैं। और इसी प्रकार जो गगन स्पर्शी अट्टालिकाओं में कई कई मंजिलों में ऊंची ऊंची मंजिलें बना बना के रह रहे थे पूंजीपति, वो सब ढह गईं, और वो अट्टालिकाओं में, ऊंचे ऊंचे भवनों में रहने वाले भी सड़क पर आ गए। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। और जो छोटे छोटे पौधे हैं, जो जिनके पास छोटा छोटा भार है, बहुत बड़ा उनके पास कोई संग्रह नहीं है, उन्हें बहुत ज्यादा धूप नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए, तो वो प्रसन्न है, क्योंकि उन्हें पता है ना तो अब हम किसी का हिस्सा छीनेंगे, और ये बड़े बड़े जो वृक्ष ढह गए हैं तो अब हमारा भी कोई हिस्सा नहीं छीनेगा, हम तो आपस में एक जैसे हैं, बांट बांट कर ले लेंगे, क्योंकि बराबर बराबर के पौधे हैं तो वो तो सारा नहीं खींचेंगे, बराबर बराबर उनको भी पानी धूप मिल जाएगा, उन पर भी धूप पड़ेगी, कोई उनकी छाया नहीं रोकेगा। जैसे उसी प्रकार जब पूंजीपति वर्ग ढह जाता है तो जो सबसे गरीब वर्ग है वो प्रसन्न होता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, एग्जाम्पल मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ कि ये बिल्कुल सही है। जब नोटबंदी हुई थी तो मोदी जी ने कहा था कि इससे गरीबों का हित होगा, और सारा जो काला धन है, अमीरों ने बहुत तिजोरियां भर रखी हैं, वो सब पैसा आ जाएगा सामने, और उसका इस्तेमाल फिर गरीबों के लिए होगा। क्या हुआ, कितना सही था, वो अलग बात है, हम अभी इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन हमने नोट किया, और शायद आपने ध्यान दिया हो तो आपने भी किया हो, कि जितने भी रिक्शा चलाने वाले से बात कर लो, ऑटो चलाने वाले से बात कर लो, रेडी खोमचा लगाने वालों से बात करो, है ना, सब लोग कहते थे बहुत बढ़िया करा मोदी जी ने, अब पता चलेगा इन अमीरों को, सब खुश हो रहे थे। तो ऐसा ही होता है जब पूंजीपति वर्ग सड़क में आता है, जो सबके धन को एकत्रित करके अमीर बन गया था, और फिर वही यूं शासन करता है कि जैसा मैं चाहूंगा सिर्फ वही होगा, तो फिर उसके अंदर जो शासित थे, शोषित थे, वो प्रसन्न होते हैं। हाँ, ठीक उसी तरह से जैसे जब बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, ढह जाते हैं, और उन्होंने जो इतनी धूप ले रखी थी कि नीचे तक धूप आ ही नहीं पाती थी, उनकी घनी घनी शाखाएं, डालियां जाने कहाँ तक फैल गई थी, उन्हीं में सब
छोटे छोटे पौधे छुप जाते थे, उन्हें धूप नहीं मिलती थी और जितना भी बारिश पानी होता था सब उनके पेड़ों के में समा करके फिर उन्हीं के ऊपर आसपास पानी धीरे धीरे नीचे आता था। कुछ नीचे आ भी गया है तो वो अपनी उनकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई हैं, जो पूरा का पूरा पानी खींच लेते हैं। वो प्रसन्न होते हैं, वो हरे भरे दिन प्रतिदिन होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, प्रसन्न होने लगते हैं, चमक आने लगती है, क्योंकि अब उन पर भी धूप पड़ती है, उन्हें भी जमीन का, धरती का पानी, नमी मिलती है, जिससे उनकी जड़ें भी अब पुष्ट हो रही हैं। क्योंकि खाद पानी तो उन्हें अपनी जड़ों से ही मिलता है ना, तो अब वो बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें तो अब अपने उससे कट गई हैं। जब वृक्ष से कट गई, टूट गई, मतलब टूट गई, तो अब उनको तो नहीं चाहिए खाद पानी, तो अब वो किसको मिल रहा है? और जो पौधे हैं छोटे छोटे। इसी प्रकार अगर संपत्ति का बहुत बड़ा भाग किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होगा तो फिर कई व्यक्तियों के पास होगा। अगर कई व्यक्तियों के पास होगा तो फिर ऐसा नहीं होगा कि कोई तो इतना अमीर है कि अपनी मेहनत से अपना परिवार भी ना चला पाए, और कोई ऐसा हो कि जिसको ज्यादा कमाने अमाने की जरूरत नहीं है, जो लोगों को उसने लगा रखा है काम पर, काम तो सिर्फ वही करेंगे, और वो पैसे का ना सिर्फ उपयोग करेंगे बल्कि उसका संग्रह भी करेंगे और जैसे चाहेंगे वैसे उड़ाएंगे, वो चीज नहीं होगी, है ना। तो गरीब वर्ग भी उसी तरह खुश होता है, शोषित वर्ग। आगे। शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते। अब वही बात है कि जो विप्लव के बाद ना जो एक प्रसन्नता का वातावरण हो जाता है, उसी को चित्रण करते हुए कवि आगे बढ़ रहा है। एक एक शब्द पढ़ो थोड़ा। हिल हिल खिल खिल। देखो हिलना, हिल हिल, क्योंकि छोटे पौधे जो हैं वो प्रसन्नता से या धीमी धीमी हवाओं में हिल रहे हैं, और खिल खिल, अब उनमें को भी धूप पानी मिली है तो वो भी खिल रहे हैं, खिल खिल, हिल हिल खिल खिल, प्रसन्न हो करके, झूम झूम करके। आगे। हाथ हिलाते तुझे बुलाते। हाथ हिला हिला करके, प्रसन्न हो करके तुझे बुलाते, ए विप्लव के वीर। तो जो विप्लव आने वाला है तो उससे ये लोग तो आतंकित हो जाते हैं, या हो रहे हैं, होते भी हैं, जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, लेकिन ये हाथ हिला हिला करके बुला रहे हैं कि आओ आओ, तुम आओ, तुम्हारी जरूरत है। ठीक उसी तरह जैसा कि मैंने बताया कि जब पूंजीपतियों का आतंक बढ़ता है, शोषण बढ़ता है, तो जो मध्यम वर्ग है वो आगे आता है उनका विरोध करने के लिए। जो बहुत गरीब है, जिसको ये नहीं पता कि अभी शाम में वो अपने बच्चों को खाना दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, तो वो पहले तो दिन भर काम करेगा ना, दिन भर काम करेगा, रात में टूट के आधा पेट भर पेट जो मिलेगा खा पी के सो जाएगा, वो कहाँ विप्लव करेगा, है ना। तो पर वो क्या करता है कि वो मध्यम वर्ग जब कहता है कि इनका नाश होना चाहिए, इनका विनाश होना चाहिए, इनके साथ ये आंदोलन करना चाहिए, इनको तो ये वाला कानून बनवाना चाहिए, हम आंदोलन करेंगे, तो वो उनका स्वागत करता है, समर्थन करता है। अब मान लो कोई रिक्शे में बैठा है और रिक्शा चालक से कह रहे क्यों भैया ये चीज सही है कि गलत है, तो वो कहेगा हाँ भैया ये बढ़िया, ये होना चाहिए, विप्लव होना चाहिए, क्रांति होनी चाहिए, ये चीज खत्म होनी चाहिए। या फिर कभी कभी वो खुद ही कहने लगेगा भैया आपको नहीं लगता कि कितना अंधेर हो गया है, हम दिन भर कमाते हैं फिर भी हमारा पूरा नहीं पड़ता, मैंने तो लोन में रिक्शा लिया था, लोन ही नहीं चुका पा रहा हूँ, लोन चुकाऊं या घर का खर्च चलाऊं, है ना। कई तरह की बातें, ठीक उसी तरह की बातें जो प्रकृति में घट रही हैं, यही बातें
समाज में भी, देश और समाज में घटती हैं, राष्ट्रों में घटती हैं, और जहां पर ज्यादा असंतुलन होता जाता है वहां पर ये चीजें घटती हैं। विप्लव की मतलब क्रांति की, विप्लव हो गया प्राकृतिक क्रांति का घटना, और वही विप्लव बिगुल बोलते हैं ना, जैसे युद्ध के लिए, वही विप्लव, वही क्रांति समाज में भी होती है। विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। जो विप्लव मतलब क्रांति, रव से हाँ, और रव, रव क्या है? हर कविता में पढ़ते हो, लेकिन जब पूछती हूं तो जवाब कभी नहीं देते हो। हर कविता में रव आता है लगभग, प्रसाद की कविता से लेके निराला तक रव ऐसा शब्द है कि हर कविता में मिल रहा है, और एक कविता में कई कई बार मिला, कई कई बार बताया, पर तुमसे जब भी पूछा जवाब किसी ने कभी नहीं दिया। मतलब आप गंभीर नहीं होते। रव मतलब आवाज, जो विप्लव की आवाज है, जो विप्लव का रव है, विप्लव का जो शोर है, वो आगे क्या था रव के? मैम, विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। हाँ, जो छोटे छोटे जो भी छोटा है, प्रकृति में जो छोटे पौधे हैं, समाज में जो छोटा तबका है शोषितों का, वो सब हैं शोभा पाते, वो प्रसन्न होते हैं, है ना, और प्रसन्न होने से उनकी शोभा बढ़ती है। आगे, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। कवि कहता है कि ये अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, ये आतंक के भवन हैं, ये अट्टालिकाएं, जो ऊंची ऊंची मंजिलें, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बनी हैं, वो अट्टालिकाएं नहीं, आतंक के भवन हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं में बैठ करके तरह तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं कि किस तरह से गरीबों से अधिक काम लिया जाए और कम दाम दिया जाए, उनका कैसे ज्यादा से ज्यादा शोषण किया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक संपदाओं का अपने लिए, सिर्फ अपने लिए प्रयोग किया जाए, है ना। तो ये अट्टालिकाएं नहीं है, ये आतंक के भवन हैं। आतंक क्या है? जो दूसरों को गुलाम बनाने के लिए, दूसरों का शोषण करने के लिए योजनाएं बनाता है और फिर उसे अंजाम देता है, वही तो आतंक है। बम ब्लास्ट करना आतंक है, तो बम बनाना भी तो आतंक है ना। तो ये सब कहाँ होता है? ये गलत योजनाएं जो एक बहुत बड़े वर्ग को अपने अनुसार चलाना और उसे कम मेहनत ताना देना, अधिक काम लेना, ये सब कहाँ होता है? इन अट्टालिकाओं में। इसलिए ये आतंक के भवन हैं। भवन मतलब घर। सदा पंख पर ही होता। दूसरी लाइन भी पढ़ो। क्या है? सदा पंख पर ही होता। यस मैम। हाँ ठीक है। जल विप्लव प्लावन। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। यस मैम। पंख पर ही होता सदा जल प्लावन। हाँ, ये मुझे थोड़ा सा ये समझ नहीं आया। मेरे ख्याल से कवि बाद की बात कर रहा है कि प्लावन से पहले की बात कर रहा है, क्योंकि पंख पर ही प्लावन होता है, ऐसी तो मुझे कोई जानकारी नहीं है कि जहां दलदल होगा वहीं पर विप्लव होगा। हाँ, ये जरूर मुझे जानकारी है कि जब प्लावन होगा तो वेग में जो मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बहुत कुछ अवसाद, जड़ें, पेड़ पौधे, जाने क्या क्या बहकर इधर से उधर जाते हैं,
और फिर जब वो पानी कम हो जाता है तो वहीं पर पंख बनता है, मतलब दलदल बनते हैं। और जब बिल्कुल सूख जाता है तो वही उपजाऊ भूमि बनती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। यही कारण है कि हमारे ज़्यादातर सभ्यताएं, हमारे शहर नदियों के आसपास या नदियों के किनारे हैं, क्योंकि नदियों में जब जब प्लावन आया तो उपजाऊ मिट्टी, कई तरह की औषधियाँ, बहुत कुछ बहकर आए और फिर वो जब भूमि के रूप में परिवर्तित हुए तो वहाँ पर सभ्यताएं बनी, मनुष्य फले फूले, प्राणी जीवन का विकास हुआ। तो थोड़ा सा आगे तक पढ़ और एक आध लाइनें पढ़ दो तो शायद मैं समझ पाऊँ, क्योंकि प्लावन के बाद पंख का बहुत महत्व है, पर प्लावन से पहले पंख का कोई महत्व है ये तो मुझे नहीं समझ आ रहा, ना मुझे लग रहा है कि हो सकता है। और पढ़ो एक दो लाइन। शुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर। पहला शब्द क्या था? शुद्र। हाँ, शुद्र प्रफुल्ल जलद से। अच्छा, शुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर। सदा छलकता नीर। जो जितना ही छोटा है, क्षुद्र है, जो जितना ही छोटा है तो वही सबसे ज्यादा प्रफुल्लित होता है और उससे ही सदा नीर छलकता है। मतलब सबके लिए स्नेह छलकता है, सबके लिए उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि जो छोटा है ना, वो कम में अपना गुजारा कर लेता है और कम में अपना विकास कर लेता है और अपने विकास के साथ साथ वो दूसरों के लिए भी उपयोगी होता है। तो ये वही बात है कि जब प्लावन होगा और प्लावन के विप्लव के बाद जो पंख होगा उसका अपना ही महत्व होगा और उस पंख में अनगिनत लोग, जो ये क्षुद्र क्षुद्र पेड़ पौधे हैं, वो सब तो पनपेंगे ही जो पहले से थे, और भी आगे प्रकृति विकास करेगी और पेड़ पौधे और मनुष्य जीवन, प्राणी जीवन, सब कुछ आगे और पनपेगा और विकास होगा। विप्लव की बात की ही ये सब बात है, मैं जो समझ पा रही हूँ। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। क्या रोग शोक? यस मैम। रोग शोक में ही हंसता है, रोग शोक में भी हंसता अच्छा है। भी हंसता है, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। शैशव का सुकुमार शरीर। जो ये रोगी जैसे हैं, ये क्षुद्र पौधे जो पहले रोगी की तरह थे, विप्लव से पहले मुरझाए हुए से, कोई पत्तियों में चमक नहीं, जिस तरह गरीबों के बच्चे हैं तो कैसे धूल में लिपटे हुए, मुरझाए हुए से, कुपोषण का शिकार हुए से खेल रहे होते हैं, है ना। तो जो रोग शोक में होते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे परिवर्तन आता है और उन्हें भी मिलता है तो वो भी हंसते हैं। जैसे विप्लव हुआ और जैसे ही उन पौधों को भी धूप, नमी, जल आदि मिलने लगा और वो भी अपना भोजन बनाने लगे, वो भी विकास करने लगे धीरे धीरे वृक्ष बनने की दिशा में। उसी प्रकार जब ये विप्लव होता है, पूंजीपति का जो साम्राज्य है वो समाप्त होता है, तब क्या होता है, श्रमिकों के हितों के कानून बनते हैं, उनको उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलने लगता है। और जब उचित मूल्य मिलने लगता है तो अपने वो जो रोग शोक से डूबे हुए से जो बच्चे थे, उनको भी जब पढ़ाई के अवसर मिलते हैं, उनको भी दूध, फल, सब्जियां आदि मिलने लगती हैं, तो वो भी
खिलने लगते हैं, वो भी प्रफुल्लित होने लगते हैं, सब पर असर, उन पर भी असर पड़ता है, ठीक उसी तरह से जैसे इन पौधों पर पड़ता है। रुद्र कोश है, शुद्ध तोष। एक सेकंड गर्ल्स, मुझे पहला शब्द ही नहीं समझ आया क्योंकि तुम्हारी ना आवाज कटी कटी सी आई मुझे। रुद्र, क्या? रुद्र। रुद्र। मैम रा पे बड़ू की मात्रा है हाँ, और रुद्र। दाग से हाँ, भा है। हाँ, रुद्र। हाँ, कोश है, क्या रुद्र क्या है? कोश। कोश। यस मैम। ठीक है, रुद्र कोश है। शुद्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। अब देखो, ये चित्रण है पूंजीपति वर्ग का या उन अमीर वर्गों का जो अथाह संपत्ति के मालिक थे। वो कह रहे हैं रुद्र कोश है ना, जो उनका कोश था अब अवरुद्ध हो गया है। कोश खजाना अब उनका पूरा अधिकार नहीं है, उसे बाधित कर दिया है। किसने? श्रमिक वर्ग ने, सर्वहारा वर्ग ने, क्योंकि उनकी अट्टालियों को वो गिरा रहा है, उनकी संपत्तियों पर अपना अधिकार कर रहा है, तो उनके कोष क्या हो गए हैं? अवरुद्ध हो गए हैं। पहले उनका नियंत्रण था, अब नियंत्रण बाधित है। ठीक है, तो रुद्ध कोश है। और फिर क्या था? तोष। यस मैम, यस मैम। तोष क्या था आगे शब्द? अंगना अंग से लिपटे भी। अच्छा, और बिल्कुल तोष मतलब जैसे शांत, जैसे संतुष्ट, जैसे कोई भाव नहीं है, इस तरह से होके अंकना अंक में लिपटे शरीर। अंक अंक गोद, और अंकना मतलब जो जिनकी गोद में है, मतलब स्त्रियों के अपनी। ये पता नहीं क्यों ऐसा ज्यादातर कवि लोग जब डर के मारे स्त्रियों के पास छुपना ही लिखते हैं। हो सकता है ज्यादातर ऐसा होता है कि स्त्रियों के पास पुरुष छुप जाते हैं, क्योंकि पहले माना जाता था कि स्त्रियों पर, अभी भी बल्कि, स्त्रियां कमजोर हैं, स्त्रियों से तो हाथ नहीं उठाना है, स्त्रियों पर, स्त्रियों को तंग नहीं करना है, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं होता, उनके पति लोग करते हैं सारे अत्याचार, वो तो नहीं करती हैं। ऐसे ऐसी कई तरह की बातें हैं, तो स्त्रियों के पास मोस्टली छुपा जाता है। तो ये इसी तरह से कवि यहाँ कह रहे हैं, निराला भी वही लिख रहे हैं कि वो अपनी स्त्रियों की गोद में जा करके छुप जाते हैं, अंक ना अंक में छुप जाते हैं, स्त्रियों के अंक में जा करके गोद में मतलब छुप जाते हैं भय के मारे, क्योंकि अब उनके कोष पर तो अधिकार नहीं रहा है ना। तो अब क्या है, वो भयभीत हैं, और भयभीत होकर के डर के मारे कि अब उनको कहीं पर ठिकाना नहीं है, उनकी अट्टालिकाओं पर उनका अधिकार नहीं है, उनके कोष पर उनका अधिकार नहीं है, तो वो भय के मारे अपनी स्त्रियों की गोद में जाकर के छुप गए हैं। आतंक अंक पर कांप रहे हैं। और जो कभी आतंकित करते थे, अब वो खुद ही आतंक से, देखो कभी भयभीत करते थे वो दूसरों को, आज वो खुद ही भयभीत होकर के, आतंकित होकर के, डर के मारे कांप रहे हैं कि पता नहीं कब पकड़े जाएं, कब जेल में डाले जाएं, या जान से मार दिए जाएं, क्या हो जाए, कब क्या ना हो जाए, कहाँ जाएं, कुछ नहीं पता। धनी वज्र गगन गर्जन से बादल। हम पूरा पहले पूरा वो पढ़ दूं ना, लाइन पढ़ देती हूँ, समझ में भी आ जाएगा। हाँ ठीक है। धनी वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। पहला शब्द क्या है? धनी। यस मैम। धनी तो वही है अमीर वर्ग, अमीर वर्गों को धनी कहा जाता है ना। तो yes, हाँ, तो थोड़ा थोड़ा बताते जाओ। धनी कांप रहे हैं। वज्र गर्जन से बादल। अच्छा, धनी जो है ना, वज्र गर्जन से बादल, जैसे बादलों से वज्र गर्जना होती है, उस तरह की गर्जन
मतलब हो रही है श्रमिक वर्गों के द्वारा। बादल। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। त्रस्त नयन, त्रस्त मतलब भयभीत, कोई बचा लो, कहाँ जाए, कहाँ छुपे। त्रस्त नयन भयभीत आंखों से कांप रहे हैं। ढांप रहे हैं। अच्छा, ढांप रहे हैं मतलब अपने आप को छुपा रहे हैं। वो पीछे लिखा है ना कि अंकनाओं के अंक में छुपे हुए हैं, तो अपने आप को ढांप रहे हैं, छुपा रहे हैं, त्रस्त हो कि कोई हमें देख ना ले, ये लगे कि यहाँ पे हम नहीं है, सिर्फ स्त्रियां हैं, तो फिर कोई कुछ नहीं करेगा। जैसे कि आपको मालूम होगा, जो जब उसामा बिन लादेन मारे गए तो वो अपनी पत्नी के ही पीछे छुपे हुए थे, तो ज्यादातर लोग बाद में स्त्रियों के पीछे ही छुपते हैं, जो कि पहले मानते हैं कि स्त्रियां क्या चीज है, उनकी तो बात ही नहीं माननी। ठीक है, आगे। जीर्ण भाव है क्षीण शरीर। जीर्ण भाव है क्षीण शरीर। अब उनके जो भाव थे पहले बड़े स्ट्रांगली, बहुत ही वैसे खतरनाक कि वो किसी की नहीं सुनते थे। उन्होंने जो निर्णय लिया, जो उन्होंने नियम बनाए, बस वही चलेंगे। तो अब वो सारे भाव जीर्ण हैं, अब कोई प्लान नहीं है, क्योंकि सारे प्लान कहाँ से आते हैं, एक अच्छी सी मजबूत सी सुरक्षित छत हो और हाथ में पैसा हो, वो दोनों ही चीज अब नहीं है। और क्षीण शरीर, अब शरीर भी उनका कमजोर हो गया है। खाने पीने की तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन साथ में भय बहुत है, तो भय और डर के मारे भी व्यक्ति जीर्ण शीर्ण तो हो ही जाएगा। तुझे बुलाता कृषक अधीर। और फिर आगे कहते हैं कि अब तुझे एक और ये भी अर्थ निकलता है कि देखो, अब मैं पीछे से पूरा जाती हूँ प्रकृति में, कि जिस तरह से वो पेड़ गिर करके छत बिछत हो गए, अब उनमें विकास करने की कोई क्षमता नहीं बची, और वो धरती में छत बिछत जीर्ण शीर्ण से पड़े हुए हैं। वही हालत पूंजीपतियों की हो गई है। और दूसरा कि जो देश का किसान है उसकी अच्छी दशा नहीं है, वो जीर्ण है, जीर्ण शीर्ण सा उसका शरीर है, अधीर है, लेकिन वो तुझे बुलाता है विप्लव के वीर, वो तुझे बुला रहा है, क्योंकि वो जीर्ण शीर्ण हो गया है। उसका उसके जो फसल है अगर नहीं हुई तो वो बर्बाद हो जाएगा, वो मिट जाएगा, उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है, क्योंकि धरती की उर में जो अंकुर हैं उन वो जब ही बाहर आएंगे, जब ही बड़े होंगे, जब ही उनमें से बीज पड़ेंगे उनमें और फसल उगेगी, जब विप्लव के वीर बादल तुम आओगे। तो एक बार फिर से ये सारी क्रांति हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सब कुछ खत्म होने के बाद फिर से जीवन शुरू करने की जरूरत है ना। तो जीवन कैसे शुरू होगा, भोजन पानी से, और भोजन कहाँ से मिलेगा, किसानों से, और किसान ही है जो भोजन देता है सबको। और वो भोजन देने के लिए किसे बुला रहा है, तुझे बुलाते ए विप्लव के वीर कि तुम आओ और इस प्लावित करो। प्लावित का मतलब प्लावन करना भी होता है, पल्लवित करना भी होता है, कि आओ धरती को प्लावित करो, उसकी प्यास बुझाओ अपने जल से, और तुम्हारी जरूरत है, तुम विप्लव के वीर हो, तुम क्रांति के वीर हो, तुम आओ। फिर किसान आह्वान कर रहा है बादलों का। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। शुरू का शब्द क्या था है ना, चूस लिया है उसका आधार। सुश्रिया, मैम चूस लिया है, अच्छा, चूस लिया है उसका आधार। अभी तक जो शोषण होता रहा है किसानों का, तुम सब जानते हो, साल भर से ज्यादा किसान सड़क पर है। क्यों? क्योंकि वो भी कहता है कि आज तक किसानों के हित में कोई कानून नहीं ठीक से बन पाया है, चाहे स्वतंत्रता के कितने भी दिन साल हो चुके हैं,
तो अब किसान चाहता है कि आगे जो कानून आने वाले हैं वो और भी किसान को समाप्त करके बल्कि पूरी जनता को भोजन पानी के लिए बहुत महंगा करके उसका दोहन होगा। तो किसान काफी समय से आंदोलन कर रहा है, आप सब जानते हो। और ऐसे में किसान तो यहाँ पर भी यही बात कही जा रही है कि जो किसान था उसका सारा आधार चूस लिया गया है और वो सिर्फ हाड़ मात्र है, मतलब शरीर में मांस है ही नहीं, वो हाड़ मांस है मात्र है, फिर भी जीवित है। और वो है बुला रहा है विप्लव के वीर को कि तुम आओ जल प्लावन करो, जिससे कि उसकी फसल लहलहाए और फिर उस भोजन पानी से उसे नया जीवन मिले। नंबर 7 कीजिए, एक जीवन के परावार। हाँ, तो जीवन के पारावार की जीवन के तुम ही पारावार हो, पार लगाने वाले, मतलब तुम पर ही जीवन आधारित है, बादलों पर ही। किसान का जीवन तो उसी पर आधारित है ना, बल्कि संपूर्ण प्रकृति का जीवन। आगे मैम पूरा हो गया। अच्छा, तो अब ये देख लेना आप लोग कि आपको ये कविता कहीं पर कोई डिफिकल्टी ऐसी हो तो आप पूछ लेना, क्योंकि अभी तो छोटी कविता तो है नहीं कि जो मैं बोलूं कि मैं तो चुप बैठी हूँ और तुम अभी अभी पढ़ लो, क्योंकि मैं तो साथ साथ सबको बोल दिया था कि प्रत्येक लाइन को मिलाते जाना, प्रत्येक शब्द पर ध्यान देना, और फिर किसी को कोई कठिनाई हो तो मुझसे पूछ लेना। तो अभी तक तो किसी ने नहीं पूछा, साथ साथ जितना मैं बता रही थी समझ आ रहा होगा, आ ही गया होगा। जब किसी ने नहीं पूछा तो मैं मान के चलती हूँ कि सबको समझ आ गया है। और इसके बाद तुम अब दोबारा से इस कविता को पढ़ लेना, पढ़ कर के जब तुम्हें लगे कि मार्क कर लेना जहां भी जो शब्द जो सेंटेंस कठिन लग रहा हो, और फिर वो वहां से मुझसे पूछ लेना जब भी तुम्हें पूछना हो, ठीक है। अब हमारे पास Speech mode talk. 1029. अब ऐसा है कि ये बताओ कि क्या तुम कोई दूसरी कविता अभी पढ़ सकते हो, क्योंकि ये एक बड़ी कविता थी और दो दो अर्थों को लिए हुए कविता थी, काफी चिंतनशील कविता थी। तो इस पे काफी अगर ध्यान से पढ़ा हो तो अभी इस मूड में तुम पूरे 1.5 घंटे से पढ़ रहे थे, तो बताओ। और दूसरा कविता अभी शुरू करूं या नेक्स्ट क्लास में करूं? मैम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ठीक है, सबने ध्यान से पढ़ा ना? Exit NVDA. यस मैम। ठीक है, और नेक्स्ट में तुम मुझसे पूछ लेना, जिसको भी कठिनाई लगी हो तो नेक्स्ट में मुझसे पूछ लेना। और मैं आज अभी मैम हाँ हाँ, मुझे कुछ पूछना है, मतलब बोलो इसका बोलो नहीं। बोलो बोलो। मैम आपने जो क्लासरूम में क्वेश्चन दिए हैं, हाँ, मैम वो असाइनमेंट के तौर पर है या ये सबको बनाना है तो बस वो असाइनमेंट ही, और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था और शायद मैंने उसमें क्वेश्चन में लिखा भी है कि कंपलसरी देना है, जो रोल नंबर मेरे पार्ट्यूट में है मैंने उसमें लिखा है सब कुछ है, ताकि तुम्हारे क्वेश्चन ना रहे, तुम समझ सको। लेकिन फिर भी क्वेश्चन है तो वही बात मैं फिर दोहराती हूँ कि कंपलसरी है उन लोगों के लिए देना जो मेरे पार्ट्यूट में है ना। और ओके बाकी मैम। दूसरे भी दे देंगे, तो मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं उन्हें चेक कर लूंगी और उसमें मार्क्स चाहे ना दूं, लेकिन कोई ना कोई ग्रेड, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जो मुझे जैसा लगेगा वो दे दूंगी। यस मैम, एक्चुअली थर्ड ग्रुप किसी और मैम के पास है ना, तो वो हाँ, पूछ रही थी तो इसीलिए मैंने मेरे वहां को क्लियर लिख दिया था क्वेश्चन में। तुमने ध्यान से अगर पूरा पढ़ा हो तो मैंने शायद लिखा था, लिखा है कि नहीं लिखा है, मैंने तो, मुझे तो ध्यान है मैंने लिखा शायद। अगर नहीं लिखा होगा तो फिर किसी और ग्रुप का ध्यान आ रहा होगा, क्योंकि जितनी क्लासें पढ़ाती हूँ तो सब जगह तो शेयरिंग में ही ट्यूट मिले हुए हैं ना। तो अगर तुम्हारे में नहीं भी लिखा हो, क्या पता, और दूसरे का ध्यान आ रहा हो, तो फिर बात यही है कि तुम्हारे जो पहला ग्रुप मेरे पास है उनका देना कंपलसरी है। दूसरे भी दे देंगे तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि क्यों दिया, पर मार्क्स की जगह ग्रेड दूंगी।
देखो जो मेरे इस पास जिनके मार्क्स देने हैं उन्हें तो ग्रेड भी दूंगी और मार्क्स भी दूंगी, लेकिन जो नहीं है मेरे पास उन्हें ओनली ग्रेड दूंगी। Ops 26 desktop. Attendance register हाँ, 120. तो मैं तुम्हें बता रही थी कि जो मेरे पास है उन्हें ग्रेड और मार्क्स दोनों दूंगी, जो मेरे पास नहीं है उन्हें ओनली ग्रेड दूंगी अगर वो देंगे तो। और इसी कारण मैंने शायद क्वेश्चन में लिखा होगा, क्योंकि इस बार मैं हर क्वेश्चन में लिखती हूँ, क्योंकि लड़कियां नहीं तो फिर गलती करती हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ कि जो भी पहला क्वेश्चन डाल रही हूँ जिस भी गूगल क्लासरूम में, तो मैं ये बात लिख दे रही हूँ कि उत्तर शुरू करने से पहले अपना रोल नंबर जरूर लिखें, ताकि मुझे पहले ही पता रहे कि ये स्टूडेंट मेरे ट्यूट का है, तो मैं चेक करूं, क्योंकि देखो पहले मैं उनका चेक करूंगी जिनके मार्क्स मुझे ऑब्वियसली शो करने हैं, और इसके बाद फिर मैं उनका भी चेक कर लूंगी जिनको ऑब्वियसली शो नहीं करने, लेकिन मेरी स्टूडेंट है, मुझे दिया है उन्होंने, तो मैं उनका पढ़ लूं, उनको मोटिवेट करूं, बताऊं कि ये तुम्हारा कैसा था। तो इसीलिए मैंने क्लियर लिखा एक। और दूसरी बात ये कि मेरे पास सब हो तो भी मैं इसलिए लिखती हूँ कि रोल नंबर अगर पहले पता रहता है ना, तो उधर मैं भी रजिस्टर में रोल नंबर सामने कर लेती हूँ मार्क्स लगाते टाइम, क्योंकि पहले पढ़ती हूँ तो ग्रेड दे देती हूँ, और फिर उसी ग्रेड के आधार पे किसी एक दिन बैठ के मार्किंग करती हूँ। अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पूरा आंसर पढ़ूँ, तो मुझे रोल नंबर शुरू में चाहिए, मैं रोल नंबर देखती जाऊँ, तुम्हारा ग्रेड देखती जाऊँ और मार्किंग करती जाऊँ। तो अपने काम में मुझे सुविधा चाहिए, क्योंकि मुझे काम तो फटाफट कई काम निपटाने हैं ना, एक ही काम तो है नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का भी काम, अपनी नौकरी का भी काम और एडमिनिस्ट्रेटिव काम। तो इसीलिए मैं अपनी स्टूडेंट को ये चीज़ बोलती हूँ, लेकिन उन्हें ध्यान ही नहीं रहता, कोई लास्ट में लिख देता है, कोई नहीं लिख देता है। तो मैं शुरू में प्रश्न में ही कह दे रही हूँ, प्रश्न के साथ साथ, कि आप अपना रोल नंबर पहले लिखें फिर आंसर लिखें। अब कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं मैम, स्पष्ट है। ठीक है, अटेंडेंस ले लूं? जी मैम। ओके मैम। ले। 23, 20, 22, 20, 20,301. रोल Blank नंबर 1। AC5. आज काजल नहीं आई। A. Attendant 20,302. रोल Blank नंबर 2। AC6. 20,301. A. 20,000. A. Blank AC7. रोल नंबर Blank AC8. Blank AC7. बंद कर दिया। A. AC6. Attendance register 20,307. Blank A. 20,306. Blank 20,305. Blank A. 20,302. A. AC 20,305. रोल Blank नंबर 5। AC7. प्रेजेंट मैम। 1. 20,306. सॉरी Blank 6। AC8. 6 प्रेजेंट है। A. Attendance 7। 20,307. A. 20,310. Blank Blank. AC10. A. 20,312. Blank AC11. 1. Attendance register. आज मैं आपकी अटेंडेंस भी आपको दिखा दूंगी, ठीक है, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी इतनी अटेंडेंस है। हालांकि सबको पता होता है कि हम कितना प्रेजेंट रहते हैं, पर फिर भी मैं दिखाने के लिए मैं बोलती रहती हूँ कि मैं दिखा दूंगी 20 तारीख के बाद, जो भी डेट पे सूट कर रहा होगा, तो आज मैं दिखा दूंगी। अटेंडेंस लगा दूं पहले। 20,310. A. AC 20,312. 1. AC 20,315. Blank AC12. A. 20,318. Blank AC13. 1. 20,323. Blank AC14. A. 20,325. Blank AC15. A. Attendance register 12020 20,323. A. AC14. 1. 20,325. A. AC15. 20,000. A. 20,325. 1. 20,326. Blank AC16. प्रेजेंट मैम। 1. 20,327.
Blank. AC 17. Present, ma'am. 1. 20,328. Blank. AC 18. Present, ma'am. 1. 20,332. Blank. AC 19. A. 20,333. Blank. AC 20. A. 20,336. Blank. AC 21. A. 20,337. Blank. AC 22. A. 20,338. Blank. AC 23. Present, ma'am. 1. 20,339. Blank. AC 24. A. 20,344. Blank. AC 25. A. Attendance register 20,344. 1. 20,351. Blank. AC 26. Ma'am. 1. 20,353. Blank. AC 27. A. 20,354. Blank. AC 28. A. 20,357. Blank. AC 29. Present, ma'am. 1. 20,358. Blank. AC 30. Present, ma'am. 1. Attendance register 20,360. Blank. AC 31. Yes, ma'am. 1. 20,362. Blank. AC 32. Present, ma'am. 1. 20,363. Blank. AC 33. A. 20,365. Blank. AC 34. Present, ma'am. 1. 20,366. Blank. AC 35. A. 20,368. Blank. AC 36. Present, ma'am. 1. 20,369. Blank. AC 37. Yes, ma'am. 1. 20,374. Blank. AC 38. A. 20,379. Blank. AC 39. A. 20,381. Blank. AC 40. A. 20,382. Blank. AC 41. A. 20,383. Blank. AC 42. Yes, ma'am. 1. 20,385. Blank. AC 43. Present, ma'am. 1. 20,386. Blank. AC 44. A. 20,387. Blank. AC 45. A. 20,388. Blank. AC 46. A. 20,389. Blank. AC 47. Present, ma'am. 1. 20,392. Blank. AC 48. A. 20,393. Blank. AC 49. A. 20,397. Blank. AC नाम वाम मैं 50. कुछ नहीं जानती, रोल नंबर अपने टाइम पे बोलो। 20,393. A. AC 40. 20,393. A. AC 20,397. Blank. AC 50. A. 20,399. Blank. AC 51. A. Attendance register. Roll no period. 20,301. A. AC. Control Shift down arrow. Select AC 5. A. Copied selection to clip. Blank. AD5. Pasted from clipboard. A1. AB5. 20,302. AB. Roll no period. 21. 23-09. Control S. Serial note. Roll no. Name C4%. D4.
Task जी switching. Task switching. Meet dash teaching time dash Google Chrome. To मैम जी move to an item, भानु press the arrow 93 keys. रोल नंबर Period. प्रेजेंट Meet है dash मैम। teaching time dash camera or microphone recording तुम dash ये बोलो Google ना, Chrome प्रेजेंट dash बोलो, Rieta मैं ये left सब क्यों parent बता Rita रही हूँ कि Namdev right प्रेजेंट है या parent. नहीं? Meet dash teaching time. ओके मैम सॉरी मैम। तो अब भानु, तुम भानु बोल रही हो? नो मैम भानु क्लास में है मैम, Manu बट वो Priya has मुंबई left में the है ना, तो meeting. मैम उसको नेटवर्क इश्यू है। मुंबई से क्या नेटवर्क इशू होता है? नो मैम भानुप्रिया क्लास में है मैम, बट 93 रोल में उसने बोला भी था मैम, लेकिन मैम वो आपने तुमने सुना सुन नहीं लिया और मैम। मैंने नहीं सुना। मैम जब उसने बोला ना तो आपने बोला कि रोल नंबर से बोलो कि नाम मत बोलो अपना। तब भी तुम ही बोल रहे थे। भानु ने भी बोला था मैम। तुम क्यों वकालत कर रहे हो, मैं ये जानना चाहती हूँ। भानु अपनी बात करेगी, भानु अपनी प्रेजेंट बोलेगी, तुम्हारा क्या मतलब उसके बीच में बोलने का? जिसकी बात है वो बोले, वो अपनी प्रेजेंट बोले। Manu Priya छूट left गई parent है तो outside बोले। Pajini Nivadita right parent मुझे, join. लेकिन दूसरा क्यों बोलेगा उसके लिए? कोई किसी की बात, हाँ मैम मैं हूँ भानुप्रिया मैम, मेरी क्लास ना बार बार लेफ्ट हो रही थी, बार बार हाँ, तो तुम बोलो, वाईफाई मुझे काम कोई नहीं। प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा नहीं है कि तुम बोलोगे मैम तो मैं नहीं लगाऊंगी। प्रेजेंट, हाँ जी मैम मैं प्रेजेंट बोल भी रही थी, शायद वो सुनाई ना दूसरा दे रहा नहीं हो। बोलेगा, और ना दूसरा ये कहेगा कि हाँ जी उसने मैम। सुना और आपने नहीं सुना, क्योंकि तुम कैसे जान सकते हो कि तुमने सुन लिया और मैंने नहीं सुना है? जिसकी बात है वो बोले ना। मैं मना थोड़ी कर रही हूँ कि मैंने एब्सेंट लगाई है, मैं प्रेजेंट लगा दूंगी। मैंने हमेशा बोला है कि ना कोई किसी का गार्जियन बनेगा, ना कोई किसी का वकील बनेगा। एक सेकेंड, पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। Meet dash teach toolbar view cited address and search bar pin Shivani's remove pin your minimize pin remove pin out turn raise hand talk present now button menu press space to active space context menu presentation option a tab best for a window 2 of your entire screen enter और गर्ल्स, leaving menus आप लोगों को पहली बार अटेंडेंस दिखा रही हूँ इसलिए तो रूल बता रही हूँ। वैसे तो ये रूल पुराना है और सबको जो पहले पढ़ चुके होते हैं उनको पता रहता है कि अटेंडेंस सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि आप अवेयर हो जाएं, आपको पता रहेगी आपकी कितनी अटेंडेंस है। पर कोई मुझे ये ना कहे कि मैं तो रोज ही होती हूँ। अगर आप रोज होते हैं तो आपकी अटेंडेंस की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। जिसकी जैसी है वैसी है, मुझे किसी की कम ज्यादा करने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए कोई मेरे ऊपर एलिगेशन ना लगाए, और अगर एलिगेशन लगाओगे तो फिर आगे मैं दिखाना ही नहीं चाहूंगी, क्योंकि मैं क्यों चाहूंगी कि बेकार में तुम उसमें टाइम वेस्ट करो मेरा। जिसकी जो है वो अटेंडेंस तो वही रहेगी ना। तो आपको जानकारी के लिए, तुम्हारा हक है, तुम्हें पता रहती है अटेंडेंस, लिए हर महीने मैं बताती हूँ। लेकिन आपकी जो भी अटेंडेंस है, जितनी जिसकी ज़्यादा है वो भी उसकी अपनी है, जिसकी कम है उसकी अपनी है। जिसे अपनी अटेंडेंस लग रहा है कि कम हो है तो आगे रेगुलर रह के ठीक कर ले, लेकिन ये ना कहे कि उसकी जान के नहीं लगाई गई, क्योंकि जान के ना लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ तो entire screen entire share button to enter meet dash teaching time dash camera or microphone recording dash Google Chrome dash Rieta left parent Rita Namdev right parent meet dash teaching time स्क्रीन शेयर हो जाए तो बताना गर्ल्स। यस मैम हो गई है। मैम ठीक है। भानु का रोल नंबर क्या? 93? यस मैम 93। ठीक है। task switching meet dash teaching time dash attendance register 1/2021.xl 23 20,300 20,388 20,393 AAD 49 AC1 attend roll no period serial no roll no name C4% D4 Windows up arrow अब ये बताओ, अभी आपको कौन से रोल नंबर तक शो हो रही है? जितने तक हो रही होगी उतनी देख लो अपनी अपनी, और फिर इसके बाद मैं आगे कर दूंगी, बताते जाओ। अभी कहाँ तक शो हो रही है? गर्ल्स देख रहे हो कि नहीं? यस मैम देख रहे हैं मैम, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें। समझ में नहीं आ रहा है। रुको, मैं तुम्हें 20,301 42.86% जो रोल has नंबर formula 1 है, D5
उसकी परसेंटेज है 42। देखो ये 42 है। अब टोटल क्लासेस 21 as formula E5. टोटल क्लासेस ये 21 क्यों कह रहा है, क्यों 23 है, पर मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। AAD5 edge roll no period 23 25 dash 20,399 AAD51 edge of current data region स्ट्राइक के कारण क्या AAC W51 AVS genetic orientation R51 genetic orientation वो जेनरिक का ओरिएंटेशन था, तो उस दिन 2 क्लासें थी, तो उसमें मैंने वो जेनेटिक ओरिएंटेशन लिख दिया है। उसमें ना किसी को प्रेजेंट किया है और ना अब्सेंट किया है, क्योंकि तुम्हारा दोष नहीं है तो तुम्हें अब्सेंट नहीं कर सकती, और तुम प्रेजेंट नहीं थे जब पढ़ा नहीं तो प्रेजेंट नहीं दे सकती, तो मैंने वो जेनेटिक लिख दिया। तो टोटल क्लासें तो होनी चाहिए थी 23, जो 21 हैं। अब 21 में से तुम 47 A520 WAJIF number div/0 exclaim has formula D51 contains errors WAJIFA C51 मैं कहाँ पर हूँ? roll no period name C4 at percent default 20,301 42 21 has formula E5 टोटल क्लासेस 21, ठीक है। 9 has formula अब ये F5 लड़की जो रोल नंबर 1 है, उसकी अटेंड क्लास है 9। देखो मैं अभी उसी उसमें हूँ, रो में 9, और अब्सेंट क्लास है 12 has formula G5 अब मान लो 21 में 12 अब्सेंट 9 प्रेजेंट है। अब 9 और प्रेजेंट टोटल 21। अगर इसका आप परसेंट निकालोगे तो क्या निकलेगा? 9 21 at 42.86% has formula D5 ये चीज एक जना की जो मैंने समझाई वो आपको समझ में आई? इसमें ऑटोमेटिक फॉर्मूले डले हैं। जैसे ही आपकी प्रेजेंट या अब्सेंट लगती है, प्रेजेंट के लिए मैं मार्क करती हूँ 1 और अब्सेंट के लिए मार्क करती हूँ A। तो जैसे ही प्रेजेंट अब्सेंट डली, आपका टोटल हो जाता है, टोटल के बाद परसेंट निकल जाता है। तो रोल नंबर 1 का जो मैंने समझाया, ये समझ में आया? रोल नंबर 1 आज प्रेजेंट नहीं है, यस मैम। लेकिन आपको तो Yes, समझ आ ma'am. गया ना, ठीक है। Yes, ma'am. अब मैं आगे देखती जा रही हूँ, हो सकता है किसी किसी के कॉलम में जो फॉर्मूला लगा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ये एक्सेल सीट है। एक्सेल सीट में अगर कोई विड्थ की प्रॉब्लम हो या हाइट की प्रॉब्लम हो, तो वो डाटा शो नहीं करता। तो मैं ऐसा करती हूँ, आज मैं पहली बार है, मैं बोलती जाती हूँ जिसका जो है, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि किसका शो नहीं हो रहा। जिसका शो नहीं हो रहा है उसके लिए फिर मैं सेटिंग करूंगी। 20,302 57.14% रोल नंबर has 2 है, formula उसका D6 57 है। मैं सबका बोल देती हूँ, जो प्रेजेंट हैं वो तो अपना नोट कर लेंगे, चाहे ध्यान कर लेंगे, जो भी उन्हें ठीक लगेगा, क्योंकि ये अटेंडेंस आज की है सिर्फ। आज क्या तारीख है? 25 है और सितंबर की, तो ये अभी की है। आगे जैसे ही क्लासें होती जाएंगी तो टोटल भी बदलेगा, प्रेजेंट अब्सेंट भी बदलेगा, तो परसेंटेज भी बदलेगा, ठीक है। ये आज तक की क्लास है, जब से आपने अटेंड करना शुरू किया है। तो ये कितना बताया मैंने? 47 Deepak 57.14% और has जो formula लड़कियां प्रेजेंट D6 नहीं है, और अगर किसी की फ्रेंड चाहे कि मैं नोट कर लूं, तो वो नोट कर ले, उसको बता दे, कोई बात नहीं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अटेंडेंस अब अगले महीने ही बताऊंगी, क्योंकि रोज रोज तो नहीं ये काम कर सकती ना। 20,305 61.90% has formula D7 20,306 42.86% has formula D8 भी 42% है। 20,307 47.62% अच्छा अब has बताओ, formula अब तुम्हें समझ आ रहा है, देखना कि नहीं आ रहा है? यस मैम, आ रहा है अब। आ रहा है? तो देख लो ज्यादा। और नाम भी नजर आ रहे हैं। हम्म? अब रोल नंबर और नाम भी नजर आ रहे हैं ना, तो मैम अब समझ में आ रहा है। हाँ, तो जहां तक आ Yes, रहा है ma'am. उतना देख लो। किसी के उसमें रो में अगर कोई भी डाटा तुम्हें क्लियर ना समझ आए, तो वो अपना रोल नंबर बताए कि मेरा नहीं है क्लियर, तो मैं फिर उस रोल नंबर पे जाके देख दूंगी। तो जहां तक अभी शो हो रहा है वो देख लो और फिर बताओ मुझे, तो मैं आगे बढ़ा दूंगी कर्सर। जल्दी जल्दी बताते जाना, क्योंकि देखो दूसरों का भी क्लास का टाइम हो रहा है, तुम्हारे बाद भी क्लासेस है ना।
यस मैम, आगे बढ़ दीजिए। कहाँ तक देख लिया? मैम रोल नंबर 12 तक। यस मैम, रोल नंबर 12। ठीक है। 20,327. 61. अब देखो, हाँ जी मैम, आगे बढ़ा दीजिए। साथ में ये भी बता दिया करो कहाँ तक देख लिया। 27। अच्छा, 20,357. 80.9. मैम मेरा नाम तानिया है, मुझे क्लियर नहीं हो रहा। रोल नंबर 28 है मेरा। देख रही हूँ। 20,327. 20,328. 9.5. Tania, C18. तानिया, तुम्हारे परसेंटेज 9 शो कर रहा है और 9.52%. Has 21. Has 21 Formula classes 2. Has Formula दूर है। F18. ऐसा क्यों भाई? मैम मैंने काफी इसमें ना, आपने बहुत टाइम बार 1-1 लगाया हुआ है, पर अटेंडेंस सही शो नहीं कर रही आपको। ऐसा तो नहीं हो सकता। मैम आप और 19. किसी से Has भी पूछ Formula सकते हो। और G18. किसी से क्या दिखवा लूं? सीट मैं बनाऊंगी और इंजीनियर आप लोग हो। मतलब तुम क्या समझ रहे हो कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है? ऐसे सब कुछ बोल रही हूँ जो और किसी की नाम ले रहे हो। 2. Has Formula नो मैम, आपने 19. Has प्रेजेंट लगाई Formula हुई है 1. शीट में, देख रही H18. हूँ। 1. 1. 1. 1. A. 1. Genetic 1. 1. A. U18. 14. ऐसा तुम्हारे में A18. कुछ फॉर्मूला की गड़बड़ी है क्या? Edge of current data read. Edge of current data read. 20,320. Tania, C18. 9.52%. Has Formula D18. और ये काउंटिंग क्यों नहीं करी इसने? मैं मैम मेरा भी एक बारी समझा दीजिए। तो ऐसा करती हूँ 38 रोल नंबर। पूरी ही लड़कियों के लिए मैं दोबारा से ओरिजिनल फॉर्मूला लाके सीट जहाँ पर ओरिजिनल फॉर्मूला रखा है ना, एक बार पेस्ट कर देती हूँ। एक मिनट, क्योंकि मुझे पता नहीं है blank किसका किसका M4 गलत काउंटिंग है। PTIE मैं एक 7 बार फिर से and ओरिजिनल upon फॉर्मूला that डाल processing of mark attendance of lectures blank A3 serial no period 1 blank beef blank C number div /0 exclude control shift right arrow select copied selection to clipboard processing of marks and up Pete B to the odd in a Kavita second on Sem 3 20,320 roll no period percent 20,000 control shift down arrow select pasted from clipboard control S print screen 10:55 गर्ल्स ऐसा करो, तुम्हारी क्लास मेरे साथ है ट्यूसडे को, है ना? ट्यूसडे को मैं दिखा दूंगी दोबारा से। मैंने पेस्ट कर दिया है, डाटा चेंज हो जाएगा, जिसका भी गड़बड़ होगा वो उसका करेक्ट Control S. होगा और जिसका करेक्ट होगा वो करेक्ट ही रहेगा। लेकिन दूसरी क्लास का टाइम हो गया है तो मैं तुम्हें फिर बता दूं, है ना? ओके मैम। Control S. ओके मैम। मैम मेरा भी उसमें 38 का भी देख लेना आप प्लीज। क्या देख दूं? मैम 38 रोल नंबर, उसमें मेरा सिर्फ अब 2 ये प्रेजेंट कैसे दिखा रहा है। बात कर रहे हो जब मैंने बोला कि मैं दोबारा दिखा दूंगी तो? मतलब तुम्हें मेरी ओके हिंदी मैम, नहीं ओके समझ मैम। आती? अच्छा तुम लोग मैम फटाफट बीच सब में लोग आवाज लेफ्ट कट कर, गई थी मैम, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, सब लोग लेफ्ट कर लेना क्योंकि अगली क्लास को इसी में ज्वाइन होना है। ओके मैम। हाँ बाय। Task switching. Meet.google. Meet dash teaching time dash Google Chrome. Meet dash teach. Stop presenting but enter. Meet dash teaching time dash camera or microphone recording dash Google Chrome dash Rieta left parent Rita Namdev right parent. Meet dash teaching time. The main screen now has the usual layout period. Several participants left the meeting period. Kashi Gupta has left the meeting. Manu Priya has left the meeting. And Jolly Bajaj Jar has left the meeting. 10:56.
AC connected. Recharging battery. Battery level high. Battery 96%. Geo-Fi underline 1009569. Internet access. One or more people want to join this call dialog. Deny entry button. Admit button. Space. Admit button. To activate, press enter period. Meet dash teaching time. Good morning, ma'am. Left parent outside Virginia Nevada. Right parent joined. One or more people want one or AC connected. Recharging battery. Battery level high. Battery 96. Admit button. Space. Admit button. To activate, press enter period. Meet dash teaching time. Good morning, ma'am. Nancy Rostagi left parent outside Virginia Nevada. Right parent joined. Attendance register opt 26.